गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फाइनल सिक्स सेम की हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा समाजवाद का उदय। समाजवाद आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण विचारधारा है। इस विचारधारा, व्यवस्था, आंदोलन अथवा जीवन दर्शन का उद्देश्य समाज का इस प्रकार से पुनर्गठन करना है जिसमें व्यक्ति के मध्य जीवन के विविध क्षेत्रों में जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक अधिकाधिक समानता विद्यमान रहे और मानव द्वारा मानव का किसी भी रूप में शोषण संभव नहीं हो। प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार श्रम करे तथा ऐसे श्रम से उत्पादन, वितरण न्यायोचित और मानवोचित ढंग से हो। समाजवाद का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड में किया गया। वैसे तो समाजवाद की 600 से अधिक परिभाषाओं को अस्तित्व स्वीकार किया गया है, लेकिन हम कुछ परिभाषा हम पर डिस्कस करेंगे कि समाजवाद आखिर क्या है। समाजवाद इमाइल के अनुसार यह श्रमिक संगठनों का एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य पूंजीवादी संपत्ति को सामाजिक संपत्ति में परिवर्तित करने के उद्देश्य से राजनीतिक शक्ति पर विजय प्राप्त करना है। आचार्य नरेंद्र देव के अनुसार समाजवाद का उद्देश्य ऐसे वर्गहीन समाज की स्थापना करना है जिसमें न कोई शासक हो न शोषित, बल्कि समाज सहकारिता के आधार पर निर्मित व्यक्तियों का एक सामूहिक संगठन सिद्ध हो। कई परिभाषाएं आई और इन सभी का निष्कर्ष अगर निकालें तो हम कह सकते हैं कि समाजवाद एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का उद्देश्य रखने वाली विचारधारा है जिसका मूलभूत आधार आर्थिक समानता हो। फिर भी हम समाजवाद के विभिन्न रूपों का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला है सोपनलोकी समाजवाद या यूटोपियाई समाजवाद। ये समाजवाद की धारणा तथा व्यवस्था थोड़े बहुत रूपों में आरंभिक समाजों में सर्वत्र विद्यमान थी, जबकि प्रकृति की सभी वस्तुओं पर समाज के सभी व्यक्तियों का समान अधिकार तथा सामूहिक उपभोग की व्यवस्था थी। आधुनिक समाजवाद के विपरीत उसकी धारणा राजनीतिक व्यवस्था वर्गहीन न होकर वर्गगत समाज की थी। इसमें केवल संरक्षण वर्ग के लिए उत्पादक वर्ग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के साधन तथा सामूहिक उपभोग की व्यवस्था सुझाई गई थी। उपयुक्त जो धारणाएं हैं वो समाजवादी विचारधारा की केवल स्रोत मानी जा सकती हैं। 16वीं शताब्दी तक यूरोप में निरंकुश राजतंत्र विकसित होने लगे थे और इन बुराइयों से प्रभावित होकर के ब्रिटिश लेखक सर टॉमस मोर ने अपनी रचना यूटोपिया में एक ऐसी काल्पनिक सामाजिक व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया जो समाजवादी सिद्धांतों पर निर्भर होती है। इसके बाद वैज्ञानिक या क्रांतिकारी समाजवाद आता है और जिसे हम मार्क्सवाद के नाम से भी जानते हैं। समाजवाद के वैज्ञानिक स्वरूप की व्याख्या कार्ल मार्क्स था उसके सहयोगी उसके साथी फ्रेडरिक एंजेल्स ने प्रस्तुत की। इन दार्शनिकों ने समाजवाद को एक क्रमबद्ध दर्शन के रूप में व्याख्यात करके उसे एक विचारधारा के साथ साथ एक क्रांतिकारी आंदोलन का रूप प्रदान किया। बाद में रूसी नेता लेनिन, स्टालिन ने मार्क्सवादी विचारों को कार्य रूप में परिणत किया। मार्क्सवाद, साम्यवाद, श्रम संघवाद, लेनिनवाद, मायोवाद आदि जितने भी समाजवाद के क्रांतिकारी रूप विश्व भर में देखने को मिलते हैं, ये सब कार्ल मार्क्स के समाजवादी दर्शन पर ही आधारित हैं। कार्ल मार्क्स के बारे में हम बात करें तो आधुनिक समाजवादी विचारों का प्रणेता कार्ल मार्क्स को मानते हैं, जिसका जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के एक यहूदी परिवार में हुआ। बॉन विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के बाद मार्क्स ने कानून, इतिहास तथा दर्शन का गहन अध्ययन किया। एक अखबार निकालने पर जर्मनी के अधिकारियों से मतभेद होने के बाद मार्क्स पेरिस चला गया, जहां उसकी मुलाकात फ्रेडरिक एंजेल्स नामक एक जर्मन से हुई जो इंग्लैंड में बस गया था तथा कपड़े के कारखाने का मालिक बन गया था। एंजेल्स भी उस दौर की सामाजिक परिस्थिति से खिन्न था, जो चारों तरफ व्याप्त गरीबी और शोषण से मुक्ति के लिए रचनात्मक उपाय की तलाश में था।
मार्क्स भी बुरे दिन देख चुके थे। इन बुरे दिनों का सामाजिक प्रश्नों से संबंधित उनके विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने सन 1848 ईस्वी की क्रांति की असफलता के लिए मार्क्स ने अपरिपक्व चिंतन एवं सिद्धांतों को जिम्मेदार ठहराया। इसके पश्चात साम्यवादी क्रांति को सफल बनाने के लिए वह ठोस विचारों एवं सिद्धांतों की खोज में जुट गया। उन्होंने इसके पश्चात वो ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी का भरपूर लाभ उठाते हुए उसने अपनी प्रसिद्ध कृति दास कैपिटल की रचना की, जिसका प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ। उनकी अन्य रचनाओं में और भी थी। मार्क्स की मृत्यु 14 मार्च 1883 को हुई। उसने लंदन के हाईगेट कब्रिस्तान में दफनाया गया। मार्क्स की मृत्यु पर एंजिल्स ने कहा था कि जीवन में उसका उद्देश्य प्रत्येक संभव तरीके से पूंजीवादी समाज के अंत का प्रयत्न करना था, और उसने ऐसे अदम्य साहस, उत्साह और सफलता से संघर्ष किया जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। वह अपने समय का सबसे अधिक घृणा एवं श्रद्धा का पात्र व्यक्ति था। आगे हम देखेंगे कि मार्क्सवादी समाजवाद का स्वरूप कैसा था। मार्क्स का समाजवाद इतिहास के अध्ययन पर आधारित है और इतिहास विकास की आवश्यक पुष्टि है। यह पूंजीवाद के कुपरिणामों पर नहीं, वरन पूंजीवादी प्रणाली पर भी आक्रमण करता है। इसका विशद विवरण हमें मार्क्स की 2 रचनाओं, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र तथा दास कैपिटल, जिसका पहला भाग कार्ल मार्क्स के समय में 1867 ईस्वी में तथा दूसरा व तीसरा भाग उसके सहयोगी एंजिल्स के प्रयासों से 1885 व 1894 में प्रकाशित हुए थे। इसका चौथा भाग 1910 में प्रकाशित हुआ। इन पुस्तकों के अध्ययन तथा विश्लेषण से मार्क्सवादी समाजवाद की मुख्य विशेषताओं पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इसका विवरण इस प्रकार से है। जो मार्क्सवादी समाजवाद की विशेषताएं थी वो इस प्रकार से हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। मार्क्स की विचारधारा का मूल सिद्धांत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। उसने सिद्धांत कुछ सीमा तक हीगल से प्राप्त किया गया था। उसने माना था कि पदार्थ गतिशील है, अर्थात प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है और यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है। परिवर्तन की गति कमजोर हो सकती है। परिवर्तन की प्रक्रिया 3 तत्वों विचार, विरोधी विचार तथा संवाद पर आधारित होता है और संवाद फिर वाद का रूप धारण कर लेता है। कार्ल मार्क्स मानते थे कि मार्क्स ने इतिहास की प्रक्रिया के अंतर्गत प्राचीन समाज का आधार दासता, सामंतवादी समाज का आधार भूमि और मध्यवर्गीय समाज का आधार नगद पूंजी माना है। इस प्रक्रिया की अंतिम अवस्था के रूप में मार्क्स वर्ग रहित समाज है। मार्क्सवाद एक वर्ग रहित समाज है। मार्क्स के समाजवाद का लक्ष्य वर्ग रहित समाज की प्राप्ति करना था। दूसरा, इतिहास की भौतिक व्याख्या। मार्क्स ने प्रकृति के द्वंद्वात्मक नियमों को समाज पर लागू किया। उसे ही भौतिकवादी व्याख्या कहते हैं। उन्होंने बताया कि इतिहास में परिवर्तन होने के कारण आर्थिक अवस्थाएं होती हैं तथा इन अवस्थाओं द्वारा उत्पन्न परिस्थितियां। उनका कहना था कि मनुष्य को जीवन व्यतीत करने के लिए भोजन, वस्त्र एवं आश्रय जरूरी है, जिसे प्राप्त करने के लिए उत्पादन करना पड़ता है और उत्पादन करने के लिए प्राकृतिक शक्तियों तथा मानव श्रम का प्रयोग होता है। उत्पादन की शक्तियों के आधार पर सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है, जिसे उत्पादन के संबंध कहा जाता है। और उत्पादन से 2 विरोधी गुटों में समाज बंट जाता है, जिसमें सामाजिक संबंध इस बात पर निर्भर करते हैं कि उत्पादन के साधनों का मालिक कौन है, और इसी आधार पर सामंतवादी, पूंजीवादी, साम्यवादी व्यवस्थाओं का निर्धारण होता है। तीसरा था वर्ग संघर्ष। मार्क्स तथा एंजिल्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र में वर्ग संघर्ष पर काफी बल दिया। उनका मानना था कि आज तक के संपूर्ण समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। आदिम समाज में उत्पादन के सभी साधनों पर सभी व्यक्तियों का अधिकार था, अतः आदिम समाज में साम्यवादी व्यवस्था थी। मनुष्य केवल अपने अस्तित्व के लिए प्रकृति से लड़ता था। और उन्होंने जब समाज में कृषि, पशुपालन सीखा जब आदमी ने, और जब उसने अतिरिक्त उत्पादन करना शुरू किया तो वहीं से शोषण की प्रक्रिया आरंभ हुई और इसी से समाज में मालिक और दास पैदा हुए। कार्ल मार्क्स ने इसी पर चोट की है
और इस प्रकार वो राज्य विहीन एवं वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहता था। उन्होंने कहा था कि जब ऐसा होगा तभी लोग स्वतंत्र एवं समान होंगे। अधिक मूल्य का सिद्धांत। दास कैपिटल में मार्क्स ने भी अधिक मूल्य के सिद्धांत का भी वर्णन किया है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत द्वारा उन्होंने पूंजीपतियों द्वारा किए जाने वाले श्रमिकों के शोषण का विवरण दिया है। क्रांति की अनिवार्यता। मार्क्स का समाजवाद क्रांतिकारी साधनों पर आधारित था। उनका मानना था कि पूंजीवाद की समाप्ति अहिंसक एवं शांतिवादी तरीकों से नहीं होगी। उन्होंने बताया कि आज तक किसी देश के सामाजिक आर्थिक ढांचे को बदलने के लिए शांतिवादी तरीकों के उपयोग करने का एक भी उदाहरण नहीं मिलता। अतः पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए क्रांति आवश्यक है तथा मजदूर वर्ग के लोग क्रांतिकारी एवं हिंसक साधनों से पूंजीपतियों के शासन का अंत करके शासन अपने हाथ में ले सकते हैं। वो क्रांति को अनिवार्य बताते थे। संसार में समाजवाद की स्थापना में विश्वास। मार्क्सवाद का समाजवाद विश्वव्यापी समाजवाद था। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में बताया कि सारे संसार के मजदूरों का लक्ष्य पूंजीवादी को व्यवस्था को उखाड़ फेंकना तथा समाजवाद की स्थापना करना है और वर्गों एवं वर्ग विभेदों से मुक्त पूंजीवादी समाज के स्थान पर नया समाज स्थापित करना है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का स्वतंत्र विकास ही सबके स्वतंत्र विकास की तर्ज होगी। उन्होंने घोषणा पत्र में सभी मजदूरों से अपील की कि संसार के मजदूरों, एक हो जाओ। तुम्हें खोना कुछ नहीं है सिवाय अपनी गुलामी की जंजीरों के, और पाने को तुम्हारे लिए सामने संसार पड़ा है। मार्क्स संसार के सभी मजदूरों को भाई भाई अथवा कॉमरेड मानता था, उनका कोई भी राष्ट्र हो। समाजवादी राष्ट्रीय सीमाओं को समाप्त करके विश्व को एक अंतर्राष्ट्रीय संघ बनाना चाहते थे, जिससे विश्व में स्थायी शांति एवं भाईचारे का संबंध कायम रह सके। अनेक गुणों के बावजूद भी इसकी आलोचना भी होती थी और अनेक विद्वानों ने मार्क्स के सामाजिक विचारों की सिद्धांतों की आलोचना भी की है। इन सिद्धांतों को अधूरा सत्य और सत्य से दूर बताया है। इन विद्वानों ने मार्क्स की आर्थिक व्याख्या को अधूरा बताते हुए कहा कि आर्थिक परिस्थितियां अकेले समाज की दिशा निर्धारित नहीं करती, अपितु राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक संस्थाएं भी समाज को विकसित करने में अपना योगदान देती हैं। इसी प्रकार मजदूरों तथा पूंजीपतियों के बीच होने वाले संघर्ष की धारणा भी आज के युग में प्रासंगिक दिखाई नहीं देती, क्योंकि विश्व भर में सरकारों ने मजदूरों के शोषण को रोकने के लिए अनेक नियम बना रखे हैं तथा पूंजीवादी भी मजदूरों का वेतन एवं उनके अन्य कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं। तो इससे भी काफी विद्वान सहमत नहीं थे। वो हिंसक क्रांति से भी सहमत नहीं थे, क्योंकि हिंसा किसी भी प्रकार की व्यवस्था के लिए उत्तम साधन नहीं है। और ये भी मानते थे कि मुक्ति अच्छी है और मुक्ति का नारा मार्क्सवाद ने दिया, लेकिन ये भी सही है कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। अतः एक तरफ से क्रांति की बात करना शांति के लिए उचित नहीं थी। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ। 1883 में मार्क्स की मृत्यु के बाद सभी देशों में समाजवाद का प्रचार हो चुका था। सभी समाजवादी दल अस्तित्व में आ चुके थे और इनसे कुछ काफी मजबूत थे, जिनकी सदस्य संख्या लाखों में थी। विभिन्न देशों के समाजवादी दलों को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए 14 जुलाई 1889 को पेरिस में द्वितीय इंटरनेशनल का सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना से समाजवाद के इतिहास में नए चरण का आरंभ हुआ। इस सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 1 मई का दिन मजदूर वर्ग की एकता के रूप में मनाया जाएगा। मजदूरों के लिए 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग की गई। अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय ब्रुसेल्स में स्थापित किया गया। 1 मई 1890 को सारे यूरोप व अमेरिका में लाखों मजदूरों ने हड़ताल की। तब से 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस संघ की सबसे बड़ी उपलब्धि थी सैन्यवाद एवं युद्ध के विरुद्ध आंदोलन तथा तभी सभी राष्ट्रों की बुनियादी समानता एवं स्वतंत्रता के उनके अधिकार पर जोर। 1914 के ईस्वी के युद्ध के प्रश्न को लेकर यह संगठन ठप हो गया। इसके बाद तृतीय अंतर्राष्ट्रीय संघ हुआ और रूसी क्रांति द्वारा रूस में समाजवादी सरकार की स्थापना के बाद 1919 में लेनिन के नेतृत्व में मॉस्को में तृतीय इंटरनेशनल की सम्मेलन की स्थापना हुई।
और इस सम्मेलन में 58 देशों के साम्यवादी दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अतः इसे मुख्य रूप से कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कहा जाता है। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य विश्व के अनेक देशों में समाजवादी विचारधारा का प्रचार करना तथा क्रांति लाना था। रूस तथा जर्मनी के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों के पक्ष में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के बाद इस इंटरनेशनल को भंग कर दिया गया। विश्व युद्ध के बाद रूस ने मित्र राष्ट्रों से अलग होकर 1947 में एक नई इंटरनेशनल की स्थापना की। इसमें सोवियत संघ के प्रभाव के अंतर्गत आने वाले देशों के साथ साथ इटली तथा फ्रांस के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति द्वारा कार्ल मार्क्स की समाजवादी विचारधारा को कार्य रूप प्रदान किया। इस क्रांति द्वारा लेनिन के नेतृत्व में विश्व की पहली साम्यवादी सरकार का गठन हुआ। लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन के नेतृत्व में संयुक्त समाजवादी रूसी गणतंत्र एक महत्वपूर्ण विश्व शक्ति के रूप में उभरा। आज रूस ने समाजवादी सिद्धांतों का प्रचार यूरोप तथा विश्व के अन्य देशों में भी किया, जिनमें बुल्गारिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी आदि देशों में साम्यवादी सरकारों का गठन हुआ। 1949 में चीन में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में क्रांति हुई। परिणाम स्वरूप एशिया के बड़े देश चीन में भी साम्यवादी सरकार का गठन हो गया। समाजवादी आंदोलन का यह चरम बिंदु था। इस प्रकार विश्व के अनेक देशों में समाजवादी दलों की स्थापना हुई। आज मार्क्सवाद की प्रासंगिकता एक विवाद बन गई है, क्योंकि 1991 में मार्क्सवादी क्रांति के जनक सोवियत संघ के बिखराव के बाद विश्व के कई देशों में समाजवादी सरकारों का पतन हो गया। आज चीन ही विश्व का ऐसा प्रमुख देश है जहां साम्यवादी सरकार बड़ी दृढ़ता से, कुशलता से काम कर रही है, परंतु चीन की सरकार समयानुकूल अपने सिद्धांतों में परिवर्तन करती रहती है। आज समाजवाद के सिद्धांतों में परिवर्तनों की आवश्यकता है। धन्यवाद।